हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए हमको किस प्रकार की सेफ्टी प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है, उसके बारे में इसमें विस्तार से जानेंगे। देखिए, इसे हमने IS 11972 1987 और BOCW एक्ट 1998 चैप्टर नंबर 6 रूल्स नंबर 40 और महाराष्ट्र रूल्स नंबर 2007 चैप्टर नंबर 10 रूल्स नंबर 67, इससे हमने लेकर इस जो है कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी का जो है पूरा प्रिकॉशंस लिया है। लीगली हमने इसके में वीडियो में इसमें बनाया हुआ है। आपको जो भी चीज़ें हैं परफेक्ट आपको मिलेंगी जो आपको रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, क्या होता है कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस इज आइडेंटिफाइड एज एनी एरिया विथ लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस इग्रेस एंड द एरिया इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी। अर्थात ऐसी जगह जहां पर आने जाने के लिए रास्ता बहुत सकरा हो और चारों तरफ से क्लोज्ड हो, ऑक्सीजन का लेवल कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, ऐसी जगह को कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टैंक, पाइप्स, वेसल्स, डक्ट, इनलेट बेसिन, यूटिलिटी वाल्व, स्लैज पिट, बॉयलर, ट्यूब एरिया एंड कलेक्शन बेसिन, ये सभी कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूटी रिक्वायरिंग एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? पर्सन कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन कन्फाइंड स्पेस शैल बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग गिवन। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फिजिकली फिट हो और अगर यदि उसके बारे में, सुरक्षा के बारे में उसे कुछ बताया जाता है तो वह अच्छी तरह से समझ सके। Those with the undernoted disabilities shall not be recruited for this type of work। अगर किसी में जो बताए गए डिसेबिलिटीज है अगर पाया जाता है तो ऐसे लोगों को कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए नहीं अलाउ करना चाहिए। जैसे कि ए हिस्ट्री ऑफ फिट्स और फैंटिंग अटैक्स। यदि किसी व्यक्ति को जो है दौड़ा पड़ता हो, उसको फिट आता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कार्य पे नहीं लगाना चाहिए। ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज और डिसऑर्डर। यदि किसी व्यक्ति को जो है हृदय रोग है या किसी प्रकार का विकार है तो उसे भी जो है कन्फाइंड स्पेस में अलाउ नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे भी अलाउ नहीं करना चाहिए। अस्थमा, ब्रांटिस्ट और ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर किसी का सांस फूलता है, सांस लेने में उसको दिक्कत है तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं अलाउ करना चाहिए। डीफनेस, अगर वह बहरा है, कम सुनाई पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं अलाउ करना चाहिए। डिसीज इन्वॉल्विंग गाइडेंस और लॉस ऑफ बैलेंस। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आता हो, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को भी कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए नहीं अलाउ करना चाहिए। नर्वस और मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक बीमारी हो उसको भी हमें कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। बैक पेन और ज्वाइंट ट्रबल दैट वुड लिमिट मोबाइलिटी इन कन्फाइंड स्पेस। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं अलाउ करना चाहिए जो कि बैक पेन जिसको होता हो, जिसको परेशानी होता हो, वो घूम न सके बराबर से, कन्फाइंड स्पेस में चल ना सके सही ढंग से, ऐसे व्यक्ति को नहीं अलाउ करना है। क्रोनिकल स्किन डिसीज, यदि किसी को चमड़ी का बीमारी है, चमड़ी का कोई रोग है तो उसे भी कन्फाइंड स्पेस में अलाउ नहीं करना चाहिए। सीरियस डिफेक्ट इन आई साइट, अगर आंख में यदि किसी प्रकार की बीमारी है तो उसे भी हमें कन्फाइंड स्पेस में कार्य के लिए नहीं जाने देना चाहिए। लैक ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यदि किसी को सूंघने की क्षमता में कमी है तो ऐसे व्यक्ति को भी उस कार्य में नहीं भेजना चाहिए। Employees should be medically re-examined at reasonable interval, taking into account the person age and duties। जो व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए जाएगा उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। उसका एज जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 16 से एबव नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए भेजना है। अब है सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट में हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सेफ्टी हेलमेट प्रेफरेबली विथ कैंप लैंप विच इज नॉन एक्सप्लोजिव प्रूफ। तो सेफ्टी हेलमेट जो रहेगा उसके ऊपर कैप लैंप लगा रहना चाहिए और वह नॉन एक्सप्लोजिव रहे, उसमें स्पार्क न निकले, वह ब्लास्ट न हो, ऐसा जो है लैंप उसमें लगा होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट टू बी यूज्ड विथ लाइफलाइन। सेफ्टी बेल्ट को यूज करेगा लाइफलाइन के साथ में। प्रोटेक्टिव हैंड ग्लव्स का उपयोग करना है। ओवरऑल हैवी कोट्स एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, तो ये अपना शरीर को पूरी तरह से ढकने के लिए जो है कवरऑल वगैरह प्रोटेक्टिव क्लोथ जो है का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है गैस मास्क एंड ब्रीथिंग ऑपरेटर्स।
गैस मास्क का उपयोग करना है, ताकि जो है अगर गैस है तो वह फिल्टर करके सांस लेने के लिए मिले, शुद्ध हवा सांस लेने के लिए मिले। दूसरा ब्रीथिंग ऑपरेटस है, यदि ब्रीथिंग ऑपरेटस की आवश्यकता है तो वहां पर जो है ब्रीथिंग ऑपरेटस का उपयोग करना है। दूसरा आई प्रोटेक्शन, आंख की प्रोटेक्शन के लिए गोगल्स वगैरह का इस्तेमाल करना है जो पूरी तरह से कवर रखे। नेक्स्ट है पोर्टेबल लाइटिंग इक्विपमेंट्स। पोर्टेबल लाइटिंग आपके पास होना चाहिए, इनकेस लाइट नहीं है तो उसको जलाकर देखने के लिए उजाला के लिए पोर्टेबल लाइट होना चाहिए। नॉन स्पार्किंग टूल्स, जो हैमर टूल्स या कोई टूल्स अगर मशीन टूल्स का उपयोग करते हैं तो उसमें स्पार्क नहीं निकलना चाहिए, ऐसा टूल्स होना चाहिए। पोर्टेबल एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर आपके पास होना चाहिए पोर्टेबल, जो अगर आवश्यकता है तो उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट है गैस टेस्ट इक्विपमेंट सच एज सेफ्टी कैंडल लैंप, लैंप है, इलेक्ट्रिकल गैस डिटेक्टर है, ETC। तो इनका इस्तेमाल करके हम जो है गैस को चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कैसा है, हम वहाँ पे कार्य कर सकते हैं कि नहीं, जिसे अपने को पता चल सकता है। दूसरा है फर्स्ट एड इक्विपमेंट, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड की चीज़ें जो है वहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है लिविंग गैस सिलेंडर एंड वेल्डिंग मशीन आउटसाइड। अगर वेल्डिंग मशीन है और गैस सिलेंडर है तो उसको कन्फाइंड स्पेस में नहीं रखना है, उसके अंदर नहीं लेके जाना है, उसको बाहर ही रखना है। नेक्स्ट है देयर विल बी रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन सेफ्टी वॉचर एंड साइट सुपरवाइजर। साइट सुपरवाइजर और सेफ्टी वॉचर जो भी वहाँ का रहेगा उससे कम्युनिकेशन के लिए रेडियो कम्युनिकेशन कुछ होना चाहिए। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है नहीं तो फिर वॉकी टॉकी है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरिंग ऑल कंबस्टेबल फ्लेमेबल मटेरियल आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस अंटिल रेडी फॉर यूज। जब तक जो है रेडी नहीं होता, यूज करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पर जो है हमको अंदर फ्लेमेबल या कंबस्टेबल मटेरियल नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेन्ड पर्सन आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस विल एड इन एनी रेस्क्यू ऑपरेशन। तो जो बाहर में बैठा व्यक्ति रहेगा, दो आदमी को जो हम बाहर बैठा के रखेंगे तो वह ट्रेंड होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई सी प्रकार की होती है तो आदमी वह रिस्क्यू कर सके, जिससे आदमियों को रिस्क्यू कर सके, ऐसा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, ट्रेंड व्यक्ति वहां पर होना चाहिए। अब है पोटेंशियल हैजर्ड क्या क्या है, कन्फाइंड स्पेस में पोटेंशियल हैजर्ड क्या क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है ड्यू टू रस्ट फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन, combustion or absorption, any reduction in oxygen in the atmospheric below 19.5% can impair performance level of an employee by causing fatigue and loss of reasoning ability। तो इसमें देखिए क्या है, अगर कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है, ऑक्सीजन कम हो सकता है। तो ऑक्सीजन कम हो सकता है कितना, 19.5 से कम नहीं होना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर रस्ट रहता है, केमिकल्स रहते हैं, उसके वेपर की वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है। तो हमको ध्यान रखना है 19.5% से कम नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उसमें आदमी काम करने के लिए जाएगा, अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो वह काम करने के लिए योग्य नहीं रहेगा, उसे बहुत दिक्कतें होगी काम करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन लेवल बराबर होना चाहिए। दूसरा है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। ऑक्सीजन लेवल इन ए कन्फाइंड स्पेस शुड नॉट बी मोर देन 23.5%। 23.5% से अधिक भी ऑक्सीजन का लेवल नहीं होना चाहिए, अन्यथा आदमी को काम करने के लिए, आदमी को सांस लेने के लिए, जो कार्य करेगा उसके लिए दिक्कतें होंगी। इसके लिए यह लेवल हमको मेंटेन रखना है। फायर एंड एक्सप्लोजन कैन अकर व्हेन ए फ्लेमेबल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड और वेपर कंबाइंस विथ द एयर इन द confined space and comes into contact with a source of ignition। अर्थात फ्लेमेबल मटेरियल जो है वह लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और वेपर में भाप बन के भी उसमें भाप के रूप में भी हो सकता है। वह जब जो है किसी इग्निशन सोर्स से, कोई जलने वाली वस्तु जब उस जो है कांटेक्ट में आता है तो वहां पे फायर होने का भी चांस होता है, ब्लास्ट होने का भी संभावना होता है। नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस में क्या है, टॉक्सिक वेपर कैन इंटर द बॉडी बाय इनहेलेशन, स्किन एब्जॉर्प्शन और थ्रू इवन ओपन सोर्स। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारे सांस लेने से और ओपन जगह जैसे आई है, आई के द्वारा हमारे जो है बाल का छिद्र है, जो बॉडी में जो बाल है, बाल के जो छिद्र हैं उनके माध्यम से भी, छिद्र के माध्यम से भी बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, तो इसके लिए वो भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मटेरियल कैन फॉल फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड वर्किंग देयर। अंदर में किसी प्रकार का काम चल रहा है तो किसी प्रकार का काम चल रहा है, अगर हाइट पे है तो वहां से भी मटेरियल गिर सकता है। दूसरा, बाहर से भी ओपन एरिया जहां पे है वहां से मटेरियल गिर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमको प्रिकॉशंस लेके रखना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विपमेंट। मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है, द मैकेनिकल इक्विपमेंट शुड हैव प्रॉपर गार्डेड सच एज फैंस और पंप्स।
अगर जहाँ पे कन्फाइंड स्पेस है उसमें किसी पंप है या फैन है तो सही तरीके से गार्डेड होना चाहिए, गार्ड लगा रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि हम कार्य करते समय हमारा हाथ या पैर किसी प्रकार से हमारा बॉडी उसके कांटेक्ट में न आए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल शॉक। इसमें क्या है, कुड रिजल्ट फ्रॉम परमानेंट इंस्टॉलेशन और फ्रॉम डिफेक्टिव टेम्परेरी इक्विपमेंट, टूल्स, कॉर्ड्स एंड लाइटिंग। तो वहां पर जो है परमानेंट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट होगा, वह भी हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है वहां पर। या फिर टेम्परेरी या फिर डिफेक्टिव किसी प्रकार का हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं तो उससे भी जो है शॉक लगने का चांसेस है। कॉर्ड कहीं पे डैमेज है उससे शॉक लगने का चांस है। और इसके बाद लाइटिंग के लिए, जो लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह कुछ अगर लिया गया है तो वहां से भी अगर किसी प्रकार का ओपन रहेगा कहीं पर तो उससे भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस है। उसके लिए भी सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रिकॉशंस लेना है उसको लेने के बाद ही कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश करना चाहिए। नेक्स्ट है परमिट एंड प्लानिंग। इसमें क्या है, प्रेयर टू कन्फाइंड स्पेस, एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस, एंट्री परमिट शुड बी ऑब्टेन। यदि हमें किसी भी प्रकार के कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए जाना है तो वहां पर हमको वर्क परमिट लेने के बाद ही काम को प्रारंभ करना चाहिए, काम को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो है पोटेंशियल हैजर्ड है कन्फाइंड स्पेस। इसके बाद प्रिकॉशंस में है अलाउ नो स्मोकिंग और ओपन फ्लेम्स। वहां पर नो स्मोकिंग का साइनेज लगाना है, नो स्मोकिंग अलाउ नहीं करना है, और ओपन फ्लेम किसी प्रकार का वहां पर नहीं जलाना है जिससे कि फायर होने का चांसेस हो। इरेक्ट वार्निंग साइनेज, वहां पर हमें वार्निंग साइनेज डिस्प्ले करना चाहिए। यूज ओनली सेफ्टी गैस प्रूफ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग इक्विपमेंट आर मिरर फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। प्रकाश के लिए, उजाला के लिए हमें जो है ऐसे लाइट का उपयोग करना चाहिए जिसमें गैस या किसी प्रकार का स्पार्क न निकले। टेस्ट द एटमॉस्फेयर फॉर नॉक्सियस गैसेस एंड ऑक्सीजन डिफिशियंसीज। तो वहाँ का ऑक्सीजन डिफिशियंसी जो है, कितना ऑक्सीजन लेवल है उसको जो है वहाँ पे कौन सी गैसेस हैं इसके बारे में हमको जो है टेस्ट करके पता कर लेना चाहिए बिफोर एंटरिंग द कन्फाइंड स्पेस। इफ द एटमॉस्फेयर इज नॉर्मल वर्कमैन में इंटर विथ ए सेफ्टी बेल्ट अटैच्ड। अगर नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, हमको जो है किसी भी कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए जाना है तो यह ध्यान रखना है कि सेफ्टी बेल्ट को हमको किसी लाइफ लाइन के साथ में अटैच करके रखना है। एटलीस्ट 2 men अवेलेबल एट टॉप। जहाँ पर कन्फाइंड स्पेस में एंट्री का गेट रहेगा वहाँ पर टॉप में बाहर जो है गेट के बाहर जो है 2 व्यक्ति वहाँ पे हमेशा रहना चाहिए जो ट्रेंड हो। नेक्स्ट है गैस टेस्ट शैल बी रिपीटेड एवरी 3 minutes व्हिल मेन आर इन द कन्फाइंड स्पेस। यदि जो है कन्फाइंड स्पेस में व्यक्ति कार्य कर रहा है तो हर 3 मिनट के बाद जो है हर तीसरे मिनट में हमको वहाँ का गैस टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है एडेक्वेट वेंटिलेशन शैल बी मेंटेन ड्यूरिंग द वर्क। उसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन फैन का उपयोग करके हम लोग हवा को भी मेंटेन करके रख सकते हैं।